चलिए ध्यान दीजिए। तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट की जर्नी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो जितना भी एडजस्टमेंट अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है वो सारे के सारे एडजस्टमेंट एक बार चलिए रिवाइज कर लिया जाए, है ना, फटाफट, और फिर उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बोलिएगा मेरे साथ साथ सभी लोग। पहला एडजस्टमेंट आप लोगों ने क्या सीखा है सर? पहला एडजस्टमेंट बोलिए, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरे साथ बोलेंगे सभी लोग कि सर क्लोजिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट है वो दो जगह कहां कहां दिखता है। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट दो जगह कहां कहां दिखता है? बोलिए, पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड। सभी लोग बोलने का प्रयास करेंगे। दूसरा बोलिए, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कहां कहां दिखता है एडजस्टमेंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, एसेट में से माइनस करेंगे। बहुत बढ़िया। तीसरा बोलिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, यही है ना? तो बोलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज कहां दिखेगा? बोलिए, पार्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड दिखाएंगे किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज के नाम से। जो भी एक्सपेंस का नाम दिया होगा उस नाम से। क्लियर है बात? अगला एडजस्टमेंट कोई बताएगा? अगला एडजस्टमेंट प्रीपेड एक्सपेंसेज। बोलिए, प्रीपेड एक्सपेंसेज का एडजस्टमेंट कोई बोलेगा? चौथा नंबर प्रीपेड एक्सपेंसेज। यस, बोलिए प्रीपेड एक्सपेंसेज का एडजस्टमेंट बोलिए। पार्टिकुलर एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट एसेट साइड दिखाएंगे। वेरी गुड। पांचवा बोलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए बोलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कैपिटल में जोड़ देंगे। कोई दिक्कत? और इसी से जुड़ा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जल्दी बोलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कहां दिखाएंगे? बोलो ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ठीक उल्टा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। उल्टा का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड किया जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल में से लेस किया जाता है। समझ गए बात? चलो, याद रहेगा आसानी से। चलो, सातवां नंबर बोलो अगला, इंटरेस्ट ऑन लोन। बोलो, इंटरेस्ट ऑन लोन बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, लोन में ऐड कर देंगे। बहुत बढ़िया। अगला बोलो, फर्दर बैड डेप्ट। फर्दर बैड डेप्ट बोलो। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ाते जाएं, फर्दर बैड डेप्ट के बाद प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट हो गया है ये सब। और एक इसी से रिलेटेड और भी था, डिस्काउंट ऑन डेटर, है ना? ये तीनों का एडजस्टमेंट सेम होता है, बोल सकते हैं? ये तीनों का एडजस्टमेंट सेम होता है, ऐसा बोल सकते हैं? तो जल्दी बोलने का प्रयास करो कि फर्दर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट और डिस्काउंट ऑन डेटर तीनों का एडजस्टमेंट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड, डेटर में से माइनस करेंगे। बहुत बढ़िया, डन सर। चलिए आगे बोलिए, इसी से रिलेटेड एगो बोल दीजिए, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बोलेगा कोई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर में से माइनस करेंगे। बहुत बढ़िया। अगले बोलिए, 12 नंबर। इतना ही हुआ है? इंटरेस्ट लोन लिख दिए। और कोई? चलो, तो 11 एडजस्टमेंट सीखने के बाद आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं सर? 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो जरा आइए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है क्या? 11 एडजस्टमेंट से 12 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है। तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर जो हेडिंग लिखा है उसको जरा पढ़िए। हेडिंग को पढ़िए, हेडिंग को। दिख रहा है क्या हेडिंग?
हेडिंग दिख रहा है बाबू, आवाज नहीं करना है, ठीक है। और ध्यान से जो दिखा रहा है उसको, एडजस्टमेंट को देखो, और जो पूछ रहे हैं उसका जवाब देने का कोशिश करो। लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इसका एडजस्टमेंट बता सकते हो? हेडिंग के रूप में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इसका एडजस्टमेंट बता सकते हो? अभी अभी तो किए हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, कैपिटल में ऐड कर देंगे। बहुत बढ़िया। अगला बोलो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो केवल ड्रॉइंग लिखा है, एक्चुअली में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, बताओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्चुअली देखो वो चाहे ड्राइंग हो चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, दोनों का एडजस्टमेंट सेम ही होगा। अगर बाहर लिखा है ड्राइंग चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों का एडजस्टमेंट सेम होगा। समझ गए? क्या होगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, कैपिटल में से माइनस करेंगे। एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आई थिंक आप लोग ये नहीं जानते हो, ये हमने नहीं पढ़ाया है, राइट। बट आगे बढ़ने से पहले, आगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताने से पहले मैं देखना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या वाकई में कोई ऐसा आइटम दिया है जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो। क्योंकि अगर नहीं दिया होगा इसका मतलब 13 नंबर बन जाएगा। क्योंकि देखिए अक्सर बुक्स में ऐसा होता है कि हेडिंग दे देता है बट क्वेश्चन में आइटम नहीं दिखता है, अगले क्वेश्चन में दिखता है। तो देख लिया जाए क्या क्वेश्चन नंबर 13 में आइटम रिलेटेड दिया है, उससे रिलेटेड या नहीं दिया है। तो आप लोग जानते हैं कि फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट का सवाल बनाते समय हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो आज ये एडजस्टमेंट पे, एडजस्टमेंट सब लोग देख पा रहे हैं, देखिए तो यस, ये रहा एडजस्टमेंट, यस दिया है। सबसे लास्ट एडजस्टमेंट जो यहां आपको दिख रहा है ये वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो आपको पहले पढ़ाना पड़ेगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा कि सर ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये सबसे लास्ट वाला जो आइटम है ना, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सबसे लास्ट वाला आइटम, 5वां नंबर दिख रहा है, 6ठा नंबर, 6th पॉइंट, ये आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो चलिए पहले एडजस्टमेंट को समझाते हैं, टॉपिक को समझाते हैं है क्या, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि आप बता दें कि सबसे माने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको अगर ढंग से सीख गए तो मजा आ जाएगा। एक्चुअली में क्या आप लोग पहले ये बताइए कि आप लोग को एक चैप्टर में पढ़ा है क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट, कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, ये एक चैप्टर है थ्योरी का, चैप्टर नंबर 17 है, आई थिंक 17 या 20 है चैप्टर नंबर। ओके, तो उसी के आसपास देखो ना, हाँ वही 20 नंबर, 20 है ना? यस, वो चैप्टर पढ़ना था, उसी में ये टॉपिक था एक ठो। वो नहीं पढ़ाई हुआ है ना? ओके, पढ़ाई हो जाएगा, 2 दिन का काम है। थ्योरी है, थ्योरी 2 दिन से ज्यादा क्या ही लगना है। सुनो जरा ध्यान से सुनो, आप गौर से सुनो मेरी बातों को। तो कोई दिक्कत नहीं सर, अगर टॉपिक नहीं भी वो पढ़ाई हुआ है, वो चैप्टर नहीं भी पढ़ाई हुआ है तो चैप्टर बाद में पढ़ाई हो जाएगा। बट अभी ये टॉपिक सामने आ गया है तो आइए पहले इस टॉपिक को ही हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है सर। तो टॉपिक की बात करते हैं, तो चलिए समझते हैं पहले कि सर ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम से जो टॉपिक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, टॉपिक का नाम क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये होता क्या है और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट करते कैसे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अगला एडजस्टमेंट जिसका नाम है, बोलो ना जी, 12वां नंबर ना, 12वां नंबर एडजस्टमेंट पे आ जाइए जिसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सब लोग हेडिंग बनाएंगे साथ में, सब लोग हेडिंग बनाए जल्दी से मेरे साथ साथ, सभी लोग हेडिंग बनाए जल्दी से मेरे साथ साथ। 12 नंबर एडजस्टमेंट के लिए सभी लोग हेडिंग बनाए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्थगित आयगत व्यय, हिंदी में इसको बोलते हैं स्थगित आयगत व्यय। समझ गए बात? स्थगित आयगत व्यय इसको बोलते हैं हिंदी में। ये क्या होता है सर? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी स्थगित आयगत व्यय क्या होता है, आइए सभी लोग देखेंगे। स्थगित आयगत व्यय यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो सुनो ध्यान से सुनना, इसके बारे में बड़ा ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त एडजस्टमेंट है। ये कहता है कि स्थगित आयगत व्यय यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है यानी वो व्यय होता है, वो खर्चे होते हैं जो कि
होते तो है रिवेन्यू नेचर के, नाम में ही लिखा है रिवेन्यू, होते तो है रिवेन्यू नेचर के। रिवेन्यू नेचर का मतलब आयगत प्रकृति का। और ये आयगत प्रकृति क्या होता है सर? ऐसी प्रकृति जो बार बार होती है। आयगत प्रकृति का मतलब होता है ऐसा आइटम जो बार बार होता है बिजनेस में, साल में कई बार होता है, उसको आयगत प्रकृति का आइटम बोला जाता है। समझ रहे हो बात? तो ऐसा कोई खर्च जो बार बार होता है, कई बार होता है, उसको रिवेन्यू नेचर का बोलेंगे। तो ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जो बार बार होता है। तो बार बार होता है इसलिए देखने में कैसा लगता है? रिवेन्यू नेचर का। कैसा लगता है? आयगत प्रकृति का लगता है, रिवेन्यू नेचर का लगता है। बट उसका बेनिफिट कैपिटल नेचर का मिलता है, मतलब पूंजीगत प्रकृति का मिलता है। अब पूंजीगत प्रकृति क्या होता है सर? पूंजीगत प्रकृति का मतलब होता है कि उसका बेनिफिट जो है वो कई सालों तक मिलेगा, एक से अधिक साल तक मिलेगा। मतलब समझो, पहले तो ये आइटम समझाने के पहले आपको दो वर्ड क्लियर होना चाहिए, रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। एक्चुअली कोई भी जो ट्रांजैक्शन होता है ना बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, जरा ध्यान से देखना यहाँ पर। वो चैप्टर का नाम हम क्यों लिए थे, वो चैप्टर में ये सब डिटेल में हम पढ़ाते हैं थ्योरी में। देखो, कोई भी बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन होता है, वो ट्रांजैक्शन दो प्रकृति में होता है, दो नेचर का होता है, दो नेचर का होता है। एक को बोलते हैं रिवेन्यू नेचर का, रिवेन्यू नेचर का यानी कि आयगत प्रकृति का, आयगत प्रकृति का। और दूसरा होता है कैपिटल नेचर का, कैपिटल नेचर का यानी कि पूंजीगत प्रकृति का, पूंजीगत प्रकृति। समझ रहे हो? अब ये दो वर्ड को समझ में अगर आ गया, दोनों वर्ड समझ लिए तो ऊपर वाला आसानी से तुम समझ सकते हो। दोनों वर्ड क्या है सर? पहला है रिवेन्यू नेचर, रिवेन्यू नेचर, और दूसरा कौन सा है? कैपिटल नेचर, यानी आयगत प्रकृति और पूंजीगत प्रकृति। तो आयगत प्रकृति क्या है, पूंजीगत प्रकृति क्या है, दोनों समझ जाओ तो ऊपर वाला समझ में आ जाएगा। आयगत प्रकृति का कोई लेन देन, कोई ट्रांजैक्शन का अर्थ होता है कि ऐसा लेन देन जो बार बार होता हो, बिजनेस में कई बार होता हो, साल में कई बार होता हो, या हर साल होता हो, वो ऐसे आइटम को हम लोग आयगत प्रकृति का आइटम कहते हैं, रिवेन्यू नेचर का आइटम कहते हैं। जैसे बिजनेस में गुड्स खरीदना, माल खरीदना, कई बार होता है माल खरीदने का काम, आयगत प्रकृति का है। लेकिन बिजनेस में फर्नीचर खरीदना, क्या फर्नीचर बार बार खरीदते हैं? क्या ये मशीन बार बार खरीदते हैं? समझ रहे हो बात? क्या ये बिल्डिंग बार बार खरीदते हैं? क्या ये जमीन लैंड बार बार खरीदते हैं? नहीं सर। तो ये सब बार बार होने वाला नहीं है, तो कैपिटल नेचर का हो जाएगा। और रिवेन्यू नेचर का मतलब जो बार बार होता है, साल में कई बार होता है, जैसे गुड्स खरीदना, जैसे रेंट पेमेंट करना, जैसे सैलरी देना, वेजेस देना। समझ रहे हो बात? रिपेयर मेंटेनेंस कराते रहना, कई बार होते रहता है सर। समझ रहे हो बात? तो ये सब जो खर्चे हैं वो रिवेन्यू नेचर के कहलाएंगे। तो रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर समझ में आया दोनों। रिवेन्यू नेचर का मतलब जो रिकरिंग नेचर का होता है। कैसा होता है? रिकरिंग नेचर। रिकरिंग मतलब, रिकरिंग का मतलब बार बार होने वाला, बार बार, बार बार होने वाला। समझ रहे हो? बार बार होने वाला। और पूंजीगत नेचर, कैपिटल नेचर का मतलब, पूंजीगत प्रकृति का मतलब नॉन रिकरिंग नेचर। कैसा? नॉन रिकरिंग मतलब जो बार बार नहीं होता है। नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब जो बार बार नहीं होता है, बार बार नहीं होता, नहीं होता है, बार बार नहीं होता है, बार बार नहीं होता है मतलब साल में कई बार नहीं होगा, गलती से कभी एक बार हो गया। जैसे फर्नीचर खरीदने का काम, हमने इतना सारा फर्नीचर लगाया, आप लोग देख रहे हैं, ये सब फर्नीचर ही तो है। तो ये सारा फर्नीचर क्या लगता है, हम साल में कई बार लगाते हैं? नहीं सर, एक बार लग गया, पता नहीं कई साल तक चलेगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कई साल चल सकता है। मशीन, एसी देख रहे हो, लगा दिए हैं, 1 साल से चल रहा है, अभी साल भी चलेगा, अगले साल भी चलेगा। लॉजिक समझ रहे हो बात? तो कहने का अर्थ है कि ये सारे जो खर्चे हैं ये बार बार नहीं होते हैं, तो ऐसे खर्चों को क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग नेचर का यानी कैपिटल नेचर का आइटम बोलते हैं। कौन से नेचर का आइटम? कैपिटल नेचर। क्या दोनों वर्ड क्लियर हो गया? अब जब दोनों वर्ड क्लियर हो गया तो ऊपर वाला भी तुम लोग समझ सकते हो आसानी से। ऊपर वाला कौन सा है? डेफर्ड रेवेन्यू, है ना? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब वो तुम लोग आसानी से समझ सकते हो। इसको लिख लो जितना लिखे हैं, और इतना अगर लिख लिए हो, इतना समझ लिए हो तो आगे का भी समझ में आ जाएगा। ठीक है,
चलो जल्दी करो। घबराना नहीं चाहिए, कोई नया चीज सीखना हो ना तो बड़ा इत्मीनान से, सावधानी से, थोड़ा सा अपने आप को समय दे करके, है ना, और उसके पीछे का बैकग्राउंड भी समझ लेना चाहिए ताकि टॉपिक क्लियर हो जाए एक बार में। अभी देखो, डेफर्ड रेवेन्यू समझाना था तो पहले हमने क्या समझाया, रेवेन्यू और कैपिटल, है ना, ये बैकग्राउंड है उसका, ये समझ लिए तो वो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों को मिला करके वो बनता है। तो अब बताएं क्या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। बाबू ऐसा मत करो, हरकत मत करो, कॉपी पे लिखो। हाँ नहीं 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 सर, आप चिंता ना करें ना, उसका चिंता हम कर लेंगे, आप अपनी चिंता करें, नेता ना बने, ठीक है, अपनी चिंता करें आप। गलत करना है अपने कॉपी पे लिखो फटाफट, बाकी बच्चों का चिंता हम कर लेंगे, ठीक है, जल्दी लिखिए। जल्दी करो। हो गया। तो देखो अब समझो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर, सुनिएगा। ये रेवेन्यू नेचर है, कैपिटल नेचर तो तुम लोग समझ गए, और एक तीसरा होता है थोड़ा अलग प्रकार का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका अर्थ होता है स्थगित आयगत व्यय, मतलब हिंदी अर्थ होता है। मतलब क्या हुआ सर इसका, मतलब ये हुआ कि ये एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय यानी खर्चा होता है, एक्सपेंस, है ना। ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो होता रेवेन्यू नेचर का है। कैसा होता है, होता है तो दिखता है कि अरे ये तो रेवेन्यू नेचर का है, क्योंकि बार बार होता है, कई बार होता है, हर साल होता है, इसलिए लगता है कि रेवेन्यू नेचर का है। लेकिन उससे मिलने वाला बेनिफिट कैपिटल नेचर का होगा, मतलब कई साल तक होगा। कैपिटल नेचर का मतलब कई साल तक होगा, बार बार हर एक साल में खत्म नहीं हो जाएगा, कई साल तक चलेगा। जैसे हमने मशीन खरीद लिया, समझ रहे हो बात, फर्नीचर खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया, तो अब इससे बेनिफिट हमको कई साल तक मिलेगा ना। तो इसी को यहाँ भी कहा जा रहा है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट कई साल तक मिलता है, लेकिन होता वो रेवेन्यू नेचर का है क्योंकि बार बार होता है। तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर जब रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो रहा है, मतलब कई बार हो रहा है, तो क्यों ना उसको हम लोग रेवेन्यू नेचर का ही आइटम कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट, एक एग्जांपल लेते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कई बार होता है, देखते हो हर सेशन में अलग अलग प्रकार से एडवर्टीजमेंट कराना पड़ता है, कोई भी कंपनी सेशन वाइज एडवर्टीजमेंट कराता है, अलग अलग सेशन में अलग अलग प्रकार से एडवर्टीजमेंट हर साल कराता है। तो देखने में तो लग रहा है कि रेवेन्यू नेचर का है एडवर्टीजमेंट जो खर्चा है कौन सा नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, ऐसा देखने में लग रहा है। बट एडवर्टीजमेंट से मिलने वाला बेनिफिट कई साल तक होता है। एडवर्टीजमेंट हम लोग कराते ही इसलिए कि एक बार नाम बढ़िया से बन जाए, नाम बनाने के लिए तो एडवर्टीजमेंट होता है, मार्केट में एक बार नाम बन जाए उससे बाद बेनिफिट कई साल तक मिलेगा उसका। तो बेनिफिट के नजरिए से देखा जाए तो कैपिटल नेचर का हो गया, जैसे कि ये सब फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, ये सब खर्चा जो किए हैं इससे बेनिफिट कई साल तक मिल रहा है। उसी तरह से एडवर्टीजमेंट से भी बेनिफिट हमें कई साल तक मिलता है, समझ रहे हो बात, कई साल तक मिलता है। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर बेनिफिट के नजरिए से देखा जाए तो एडवर्टीजमेंट कैपिटल नेचर का हो गया। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको रेवेन्यू नेचर के आइटम में डालें या कैपिटल नेचर के आइटम में डालें, कौन से नेचर का बोला जाए एडवर्टीजमेंट को। तो यही निकल के आता है एक नया शब्द, जिसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। स्थगित आयगत व्यय है तो वो आयगत व्यय ही, लेकिन उसको स्थगित किया जाता है, माने कई साल में ट्रांसफर किया जाता है। स्थगित करने का मतलब हुआ इस साल से स्थगित करके अगले साल तक भेज दिए, अगले साल से स्थगित करके उसके अगले साल भेज दिए, उसके अगले साल से स्थगित करके और अगले साल भेज दिए, ऐसे स्थगित किया जाता है, मतलब उसको ट्रांसफर किया जाता है, डेफर्ड किया जाता है।
समझ गए बात? ट्रांसफर किया जाता है ईयर ऑन ईयर, जितने साल तक बेनिफिट मिल सकता है इन मोटे खर्चों को उतने सालों में ट्रांसफर किया जाता है। एडवर्टीजमेंट में बहुत मोटा खर्चा लगता है ना, बड़ा पैसा लगता है। एडवर्टीजमेंट बहुत पैसा लगता है, एडवर्टीजमेंट खुद कराते हैं, मेरा हालत खराब हो जाता है एडवर्टीजमेंट में। पिछले साल तो जितना कमाई हुआ था सब एडवर्टीजमेंट में लगा दिए। लेकिन हमारे कुछ चाहने वाले लोग हैं मार्केट में, है ना, इनको पढ़ाने लिखाने से मतलब है नहीं, तो वो हमारे पीछे हाथ गोड़ धो के पड़े हुए थे कि आप लगवाइए, जितना मेहनत लगवाने में कीजिएगा, जितना पैसा खर्चा उतना मेहनत है, उतना पैसा खर्चा हम उखड़वाने में लगवाएंगे। कुछ आने वाले लोग हैं हमारे, है ना, सोसाइटी में क्या शब्द उनके लिए प्रयोग करें, डैश 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 भर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। खैर, ऐसे चाहने वाले लोग होने चाहिए मार्केट में, है ना, ताकि पता तो चले कि कोई तो चाहने वाला है हमारा, है कि नहीं। तो हाँ सर, हम तो सोचे थे कि सब मतलब ही हैं, अपने अपने से मतलब रखते हैं, कोई तो है जो हमसे मतलब रखता है ना। तो ऐसे शुभचिंतक लोग हमें तो बहुत, तो मैंने 50,000 से ज्यादा रुपए का हमारा नुकसान हुआ पिछले साल के प्रचार प्रसार में। 50,000 से ज्यादा रुपया नुकसान हुआ था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिला, है ना। 2023 का साल भी याद रहेगा हमें, और प्रयास रहेगा कि इस बार अगर ऐसा कुछ देखने को मिला तो इस बार जवाबी कार्रवाई बढ़िया से होगा। नहीं नहीं, ये सब नहीं ना। अरे यार, जानते हो दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि सामने वाले को, कोई भी इंसान जो होता है ना, अपने आप को सुपीरियर समझता है। कि इंसानी प्रकृति होता है कि अपने आप को सुपीरियर समझना, कि हम ही चालाक है, सामने वाला बकलोल है, सामने वाला बकलोल है। ऐसा हर इंसान सोचता है कि हम चालाक, सामने वाला बकलोल, हम बरियार, सामने वाला कमजोर। ऐसे ही लोगों की सोच होती है। तो मान लो कि जब तक आदमी रिप्लाई नहीं कर रहा है तब तक ही तो है सोच वैसा, जिस दिन रिप्लाई कर दिया उस दिन गड़बड़ हो जाएगा, है ना। हाँ, बहुत कुछ उपाय है, बस आदमी करना नहीं चाहता है कि इज्जत वाला काम कुछ कर रहा है, सामाजिक काम कर रहा है तो बचा के रखे इज्जत, है ना, सही रहेगा। खैर, तो ठीक है, वो तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, होते रहता है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता है ना। आजकल तो व्यवस्था ऐसा हो गया है कि थोड़े थोड़े से के लिए कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो ये सब नहीं कहेंगे, है ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे लड़के हो गए हैं सोसाइटी में कि 500,000 रुपए के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। खैर छोड़िए सर, ये सब बातें कहने की नहीं होती है ना। आगे बढ़ते हैं जरा। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम चर्चा कर रहे थे और एग्जांपल में एडवर्टीजमेंट वर्ड को समझाए थे, एडवर्टीजमेंट को। तो एडवर्टीजमेंट होता है बड़े अमाउंट में, कई बार होता है, लेकिन उसका बेनिफिट कई सालों तक मिलता है। तो इसलिए बच्चे जब कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको रेवेन्यू नेचर में डालें कि कैपिटल नेचर में, तो उनके लिए एक शब्द आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलो क्या वर्ड आता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कहता है कि ना तुम रेवेन्यू में डालो ना तुम कैपिटल में डालो, क्योंकि देखने में तो रेवेन्यू नेचर का लग रहा है बट बेनिफिट कैपिटल नेचर का मिल रहा है, तो किस में डालोगे? दोनों में किसी में नहीं जाएगा। एक अलग आइटम इसको बनाओ, इसको नाम दो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्थगित आयगत व्यय, यानी ऐसे व्यय को स्थगित करना होता है ईयर ऑन ईयर, यानी साल दर साल स्थगित करना होता है। मतलब जितना तुम खर्चा किए हो उस खर्चे से जितने सालों तक बेनिफिट मिलने वाला है उतने सालों में उस खर्चे को बांट दो, उतने सालों में स्थगित कर दो, बांट दो। समझ गए? आओ एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में हमने लिया, मान लो एक एग्जांपल में हमने लिया एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट देखो, एडवर्टाइजमेंट अमाउंटेड टू रुपीज 5 लाख। 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया का एडवर्टाइजमेंट में हमने खर्चा किया मान लो, बट बेनिफिट अराइज फ्रॉम इट, इससे जो बेनिफिट है वो कितने साल तक आएगा सर?
बट बेनिफिट अराइज फ्रॉम इट विल बी 5 years, 5 साल तक मिलेगा। फिगर को आसान रखते हैं कैलकुलेशन के लिए, 5 साल तक बेनिफिट मिलेगा। तो कहता है कि जो ये 5 लाख रुपया तुम इस साल खर्चा किए हो, इस 5 लाख रुपया को केवल इस साल का खर्चा मत मानो, क्योंकि उससे बेनिफिट 5 सालों तक मिलने वाला है, इसलिए उस खर्चे को भी 5 सालों में बांट दो। ये तरीका है सर। कुछ नया सीखने को मिला आज, मजेदार। 5 लाख तुम खर्चा किए हो जरूर इस साल, लेकिन बेनिफिट कितने साल तक मिलेगा? बोलो ना, कितने साल तक मिलेगा? 5 साल तक। तो इस 5 लाख रुपया को 5 साल में बांट दो, 5 साल तक दिखाओ। तो सर बोलो, सो करंट ईयर बताओगे, करंट ईयर एक्सपेंडिचर कितना माना जाएगा? करंट ईयर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, करंट ईयर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बराबर कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपया डिवाइड बाई 5 साल बराबर 1 लाख रुपया 1 साल के लिए, इस साल के लिए, करंट ईयर के लिए। बाकी का बचा 4 लाख अगले साल ट्रांसफर हो जाएगा, उसके अगले साल ट्रांसफर हो जाएगा, उसके अगले साल, उसके अगले साल, 4 साल ट्रांसफर हो जाएगा। समझ गए बात? एगो करंट ईयर का इस साल हो गया 1 लाख, अब बाकी का 4 लाख अगले 4 सालों के लिए। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो बाकी का 4 लाख रुपया है एंड रेस्ट, माने बाकी का रेस्ट अमाउंट दैट इज कितना रुपया? 4 लाख, 4 लाख रुपया विल बी ट्रीटेड एज, इसको क्या माना जाएगा? ट्रीटेड एज क्या माना जाएगा? डेफर्ड। इसी को क्या कहा जाएगा? डेफर्ड कहा जाएगा सर, इसी को डेफर्ड कहा जाएगा। और अगले 4 सालों के लिए है, अगले 4 साल तक बेनिफिट मिलने वाला है, तो क्या इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक तरह से प्रीपेड नेचर का खर्चा हो गया? एक तरीके से हमारे लिए क्या हो गया? एडवांस कर दिए हैं 4 सालों के लिए खर्चा, ऐसा खर्चा किए हैं जो अगले 4 सालों तक हमको बेनिफिट देगा। इस साल तो दे ही रहा है करंट ईयर में, अगले 4 सालों के लिए यानी 5 साल तक के लिए टोटल हो गया। तो करंट ईयर का खर्चा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चला जाएगा, लेकिन बाकी के 4 सालों तक जो बेनिफिट मिलने वाला है, ये 4 लाख रुपया कहां जाएगा सर? बैलेंस शीट एसेट साइड कहां जाएगा? एंड सॉन इन बैलेंस शीट एसेट साइड। समझ गए बात? ये 4 लाख रुपया का जो डेफर्ड माने हैं, इस डेफर्ड 4 लाख रुपया को कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट एसेट साइड में। और जो करंट ईयर का 1 लाख रुपया था विल बी सॉन, बोलो करंट ईयर का खर्चा कहां जाता है? विल बी सॉन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सॉरी कभी कभी लैग कर जा रहा है, इट्स ओके। विल बी सॉन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो आपने क्या सीखा सर? इसको जरा समराइज कर देते हैं, हम समरी बना देते हैं, छोटा बना देते हैं कि एडवर्टीजमेंट बराबर 5 लाख रुपया था, इससे बेनिफिट जो है 5 साल तक मिलने वाला था। तो इस 5 लाख रुपया को आपने क्या किया सर? 2 भागों में बांट दिया, है ना। एक तो आपने किया 5 लाख डिवाइड बाई 5 बराबर 1 लाख रुपया, जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एंड रेस्ट अमाउंट दैट इज 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया कहां जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। यही है ना टोटल? समराइज हो गया? क्लियर हो गया टॉपिक? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने कहा था थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, समझ लेना पड़ेगा, लेकिन समझ दिए हम लोगों ने, सीखा इसको अच्छे से, और कोई दिक्कत तो नहीं। अब रिवेन्यू नेचर वर्ड क्लियर हुआ, कैपिटल नेचर वर्ड क्लियर हुआ, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अर्थ क्लियर हुआ, ट्रीटमेंट क्लियर हुआ। इसको जरा लिख, यस टाइम दिया रहेगा, ये बताया रहेगा कि करंट ईयर के लिए खर्चा कितना मानना है, ये बताया रहेगा कि करंट ईयर के लिए खर्चा कितना मानना है, आपको क्वेश्चन में बताया रहेगा,
हाँ, उतना खर्चा निकाल देंगे करंट ईयर के लिए, अब बाकी का जितना बच जाएगा माइनस करके वो सब चला जाएगा बैलेंस शीट। और ये समझ गए बस। चलो तो ऊपर का लिख लिए थे क्या, बोलो ना, कहां से लिखना है, यहीं से, ये एग्जांपल से। वेरी गुड, तो चलो एग्जांपल से लिखना शुरू करो, थोड़ा फास्ट लिखो। थोड़ा फास्ट। एक सेकंड रुकिएगा ना। चलो सुनो, तो क्वेश्चन नंबर 13 अब जरा सभी लोग पढ़ेंगे, लिखा है 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है, जरा देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि अगर हम फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट का सवाल पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले एडजस्टमेंट्स को ही पढ़ लिया जाए। देखिए एडजस्टमेंट आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है क्या, देखो तो एडजस्टमेंट दिख रहा है क्या। चलिए तो सबसे पहला एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, लिखा है, बाबू आवाज नहीं होना चाहिए, और एडजस्टमेंट पे सभी लोग फोकस करेंगे। लिखा है राइट ऑफ 250 रुपया फ्रॉम ऑफिस फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी 10%। ध्यान दो, कहने का अर्थ क्या है कि 250 रुपया ऑफिस फर्नीचर में से राइट ऑफ करना है, मतलब डेप्रिसिएशन के लिए, डेप्रिसिएशन के तौर पे माइनस करना है। समझ के बाद राइट ऑफ करने का मतलब यहां पर है डेप्रिसिएशन लगाना है। ऑफिस फर्नीचर में से कितना लगाना है, 250 रुपया, और प्लांट एंड मशीनरी से कितना, 10%। तो बताओ सबसे पहले इन दोनों एसेट पे टिक कर दिया जाए। तो चलो टिक करो, ऑफिस फर्नीचर पे और प्लांट एंड मशीनरी पे टिक करो। तो ऑफिस फर्नीचर पे टिक करो और प्लांट एंड मशीनरी पे टिक करो। कहां है जी, ये रहा, ऑफिस फर्नीचर पे और प्लांट एंड मशीनरी पे टिक हो गया। अब टिक हो गया तो जल्दी से एडजस्टमेंट बताओ, डेप्रिसिएशन पूछा था ना, जल्दी से डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट बता दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और बैलेंस शीट दिए गए एसेट में से माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। चलो अगला एडजस्टमेंट देखो, बहुत भारी अब नहीं लग रहा है जी क्वेश्चन। चलो अगला एडजस्टमेंट कहता है क्रिएट ए रिजर्व ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर। देखो सन्ड्री डेटर पे रिजर्व बोला है मैंने, क्या प्रोविजन फॉर रिजर्व, प्रोविजन फॉर ये बोल सकते हैं, या रिजर्व फॉर बाय डेप्ट बोल सकते हैं क्या इसको, बोलो ना जी। यानी कि क्या इसको फर्दर बाय डेप्ट बोला जा सकता है, प्रोविजन फॉर बाय डेप्ट, जिस नाम से हम लोग 3 एडजस्टमेंट सीखे थे ना। तो बोलो उस एडजस्टमेंट के लिए हमें टिक कहां करना पड़ेगा, सन्ड्री डेटर पे टिक करना पड़ेगा, और अगर बाय डेप्ट दिया होगा तो उस पर भी टिक करना पड़ेगा। तो टिक करो, सन्ड्री डेटर ढूंढो कहां है, ये रहा सन्ड्री डेटर, और बाय डेप्ट भी दिया है क्या कहीं, ढूंढो तो। बाय डेप्ट नहीं दिया है तो रहने दो, नहीं दिया है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला बोलो, हाँ इसका एडजस्टमेंट बताओ ना, पहले आगे कहां पढ़ गए, एडजस्टमेंट बताओ कहां कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर में से माइनस करेंगे, बहुत बढ़िया। अगला बोलो क्लोजिंग स्टॉक 12,500, कहीं टिक करने की जरूरत है क्या, नहीं सर। एडजस्टमेंट बोलिए फटाक से, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट एसेट साइड, बहुत बढ़िया। अगला बोलिए रेंट इज पेबल एट 300 रुपया पर मंथ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, खतरा है यहाँ पर, 300 रुपया पर मंथ बोला है। अब पर मंथ का मतलब पूरे एक साल में कितना हुआ, 300 इंटू 12 बराबर 3600 रुपया, यानी कि रेंट कितना होना चाहिए, 3600 रुपया होना चाहिए। अब ऊपर जाके देखो कि रेंट दिया कितना है, रेंट दिया कितना है, ऊपर जाके देखो। हाँ यस सर, रेंट ये रहा, देखो ये रहा रेंट, और इसका अमाउंट ये रहा 3750, दिख रहा है। अब बताओ, अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था रेंट का, जो 300 रुपया पर मंथ था, तो 300 रुपया पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का 3600 रुपया आया था, लेकिन रेंट यहां कितना दिया है, 3750। 3600 रुपया होना चाहिए था और हो कितना रहा है, 3750। क्या ज्यादा पेमेंट नहीं कर दिए हैं, क्या ज्यादा दे दिए हमारे, प्रीपेड हो गया है, बोल सकते हैं प्रीपेड हो गया है। तो सर प्रीपेड रेंट, बोलो ना, प्रीपेड रेंट का एडजस्टमेंट क्या होता है, पार्टिकुलर एक्सपेंस में से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट एसेट साइड दिखाएंगे कितना रुपया, जितना रुपया प्रीपेड हुआ होगा। तो कितना रुपया प्रीपेड हुआ है,
₹3600 होना चाहिए था, 3750 हो गया है, मैंने एक्स्ट्रा कितना हो गया है? ₹3600 हटा देंगे तो बचेगा ₹150। समझे क्या? ये ₹150 एक्स्ट्रा हो गया है सर, और यही ₹150 प्रीपेड रेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रीपेड रेंट कहलाएगा। और इस प्रीपेड रेंट को कहां दिखाएंगे? बोलो ना जी। माइनस करेंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लेस फ्रॉम रेंट एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। बोलो ना, यही है ना? समझ गया बात? कोई दिक्कत किसी को? चलो अगला एडजस्टमेंट देखो। अगला एडजस्टमेंट कहता है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम एंड ऑन ड्रॉइंग एट 8% पर एनम। तो दो एडजस्टमेंट दिया है, एक एक करके करते हैं। पहला दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बोलो इसका एडजस्टमेंट कहां कहां होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो रुको, तो किस पर टिक करना पड़ेगा हमें? कैपिटल पे टिक करना पड़ेगा। ढूंढो कैपिटल कहां दिया है? क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर दिया है, तो कैपिटल पे टिक कर लो। हो गया टिक? चलो आगे बढ़ो। अगला उसी एडजस्टमेंट नंबर में अगला लिखा है ऑन ड्रॉइंग, मतलब जितना रुपया भी ड्रॉइंग दिया होगा उस पर इंटरेस्ट निकालना है 8%। ड्राइंग का अमाउंट दिया होगा ऊपर क्वेश्चन में, उसमें से हम लोग 8% निकालेंगे और वो अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाएगा। और उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है? बोलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट समझाया है ना? बोलो क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। वेरी गुड। तो टिक कहां करना पड़ेगा सर? कैपिटल पे टिक करना पड़ेगा। ड्राइंग पे नहीं भी करोगे तो चलेगा। एक्चुअली ड्राइंग का जो अमाउंट है ना वो कैपिटल से माइनस ही तो होता है, और ये भी माइनस होगा, तो बताओ वही हुआ। ड्राइंग में जोड़ देंगे या कैपिटल में से माइनस कर देंगे, दोनों का मतलब सेम ही हुआ। तो बताओ पहले हमें कैपिटल पे टिक करना पड़ेगा ना? लो कैपिटल पे टिक कर दिए, कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ो, अगला एडजस्टमेंट, और आज जो हम लोगों ने टॉपिक सीखा उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 6, राइट ऑफ 1/5 ऑफ द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। मतलब जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है उसका 1/5 यानी 1/5 हिस्सा हमें राइट ऑफ करना है, यानी कि इस साल का खर्चा मानना है। तो चलो ढूंढो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ऊपर कितना दिया है, ढूंढो तो कहां दिया है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस? इसके पहले वाले पेज में ये रहा एडवर्टाइजिंग, ये रहा एडवर्टाइजिंग। मिला क्या आप लोगों को? तो एडवर्टाइजिंग पे टिक कर लेना है। एडवर्टाइजिंग कितना रुपया है बोलो? एडवर्टाइजिंग कितना रुपया है? 9,000 रुपया है। राइट ऑफ करने के लिए कितना बोला है? 1/5 हिस्सा। तो 9,000 रुपया को भाग कर देंगे 1/5 से। 1/5 का मतलब 5 से भाग कर देंगे। 1/5 यही है ना जी? 1/5 यही है ना? तो बोलो कितना आएगा? 1,800 रुपया। मतलब इस 1,800 रुपया को क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाना है, खर्चा मानना है। लेकिन करंट ईयर का खर्चा मानना है, ये करंट ईयर का खर्चा माना जाएगा और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा। समझ गए बात? बोलो। लेकिन 9,000 में से 1,800 रुपया जब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चला गया तो बाकी का पैसा कितना बचा? बोलो ना, बाकी का पैसा कितना बचा? अरे 9,000 में से 1,800 गया तो बचा कितना? 7,200। इस 7,200 को कहां दिखाएंगे? कहां दिखाएंगे? यस सर, बैलेंस शीट एसेट साइड। समझ गए बात? एडवर्टाइजिंग के नाम से ही दिखाएंगे, एडवर्टाइजिंग के नाम से ही दिखाएंगे। समझ गए बात? ये ट्रीटमेंट समझ में आया? एडवर्टाइजिंग के नाम से ही दिखाएंगे। हाँ, नहीं डिडक्ट थोड़ी करेंगे। ठीक से एडजस्टमेंट देखो सिखाए थे। समझ गए एडजस्टमेंट कैसे करना है? 1/5 हिस्सा निकाल दिए, कितना आया? 1,800। इस 1,800 रुपए को क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाना है, और 7,200 रुपया को बैलेंस शीट के नहीं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक टॉपिक था, उसके अंतर्गत ये आइटम आता है। मार्कर चाहिए? बोतल पानी पीने वाला यहाँ है, लेके निकाल दोगे थोड़ा? निकाल लेके आओ, लेके जाओ। यहाँ गिर गया, हो गया।
हाँ जी, क्लास चल रहा है बगल में? नहीं, चलो चलो आते। ये समझ गए आप लोग? तो ये आपका लास्ट एडजस्टमेंट था ना जी इस क्वेश्चन का। देखो छठा नंबर एडजस्टमेंट हो गया। बोलो कोई दिक्कत किसी को? 9,000 का 1/5 हिस्सा हम लोगों ने निकाला। 1/5 हिस्सा बोला था ना, तो 9,000 का 1/5 निकाला, जो 1,800 रुपया आया उसको करंट ईयर का खर्चा मानना है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाना है। बाकी का 7200 रुपया बैलेंस शीट एसेट साइड में एडवर्टाइजिंग के नाम से ही दिखाना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में भी एडवर्टाइजिंग के नाम से ही दिखेगा 1,800 रुपया। बनी समझ गए? और जो कैलकुलेशन हम ऊपर किए थे वो वर्किंग नोट में कर लेना है। वर्किंग नोट करोगे ना? हाँ चलो, तो क्वेश्चन बना के लाना है। कल हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? 1 मिनट सुनो सुनो सुनो, तुम लोग जा कहां रहे हो? बैठो, तुम लोग से कुछ बातें करनी थी, रुको।